श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों परियोजनाएं, जितना आकांक्षी क्षेत्र था हमारा, उस आकांक्षा के अनुरूप सिंचाई की सुविधाएं हो, हाईवे हो, सब हमको मिल रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड में केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए भारत सरकार ने 90-10 के उसमें 46,000 करोड़ रुपए देने का जो काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। और पहले भी मैंने कई बार सदन में उठाया है कि बुंदेलखंड को 100% ऑर्गेनिक एग्रो इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलप किया जाए। इसमें भारत सरकार वहां पर निर्यात के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और जो इस बार जो मिलेट ईयर के रूप में जो अपना ये वर्ष मनाया जा रहा है मोदी जी के कारण से, तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अनेकों परियोजनाएं, जितनी जो भी लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र को मिल रहा है, मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह है, क्योंकि बुंदेलखंड एक विशेष प्रकार की संस्कृति, विशेष प्रकार का क्षेत्र है, केवल एक जमीन का भूभाग का टुकड़ा ना समझ करके। तो अनेकों प्रकार की डिमांड रहती है, लेकिन पूरे देश और प्रदेश के साथ में मिला करके नहीं हो पाती है। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भारत सरकार की जो मंशा है श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की, उस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वहां की रोजगार के लिए, वहां के पर्यटन के लिए, वहां की संस्कृति के लिए और धार्मिक क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंवर दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। सभापति महोदय, आप जैसा जानते हैं कि देश में बिजली में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बिजली को लेकर के लोग इतने परेशान हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते सभापति महोदय। जो वहां पर जिस तरीके से रोज तार टूटते हैं, ट्रांसफार्मर्स जो है रोज फूकते हैं। मैं देखिए सभापति महोदय, बीजेपी वालों क्या परेशानी है, जनहित के मुद्दे भी नहीं उठाने दे रहे। आप उधर ध्यान देना चाह रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी बात बोलिए। इनके बिजली लगती है, जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो इनके पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नौगांवा सादात में सभापति महोदय, मैं पिछले हफ्ते गया, पूरे तार जो हैं जर्जर हैं, वहां जो है जो लीड्स है वो फूकी हुई है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, व्यवस्था इतनी खराब है। और किसानों के लिए सभापति महोदय, जो नया ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने जाता है किसान, उससे कहा जाता है कि आप पैसे जमा करो, आप 2 लाख का एस्टीमेट जमा करो, आप 3 लाख का एस्टीमेट जमा करो। कहां से किसान देगा? आप किसानों के ट्यूबवेल्स पे बिजली के मीटर तो लगाने की बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ ये अडानी का वो टेंडर होने वाला था, पिछले हफ्ते कैंसिल हुआ यूपी में। जो फास्ट मीटर जो बहुत तेजी से फास्ट चलते हैं, दुगना वो बिल लेके ऐसे मीटर्स वहां लगाए जा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र जिसमें हापुड़ जिले का भी 40% पार्ट आता है, मैं आपके द्वारा ये मांग करना चाहता हूं कि जो पुराने जर्जर तार हैं उनको तुरंत बदलवाया जाए, ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था की जाए। जनता बिजली का बिल देती है, लेकिन बिल देने के बाद भी रात भर जो है पूरा दिन बिजली नहीं मिल पाती। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंदर बिजली के तार जो हैं उनको बदलवाया जाए और जनता को राहत दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट अतुल प्रकाश जी नहीं है। श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल जी। अभी तेरा जो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का जो मौका दिया। सर, लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको एक पूरा लद्दाख है, जो कि बर्फीला जगह है, और खासकर इस सर्दी के मौसम में हमारे लेह श्रीनगर और लेह मनाली के दोनों नेशनल हाईवेज बंद हो जाते हैं बर्फबारी के कारण से, जिसके चलते
केवल एयर ट्रांसपोर्ट ही हमारा एक साधन रहते हैं, जो कि लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हो जाते हैं, कंपल्शन हो जाते हैं, और जिसके चलते हमारे जितने भी पेशेंट्स है या पिलग्रिम्स है या ओल्ड एज है या स्टूडेंट्स है, उसी जहाज से ही चलना होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई सुविधा नहीं होते हैं। आजकल मौसम खराब के कारण से या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या कभी हमारे एयरपोर्ट छोटा होने के कारण से, बे पार्किंग नहीं मिलने के कारण से, ऐसे अलग अलग कारण से डेली रूटीन फ्लाइट्स जो है, शेड्यूल फ्लाइट्स जो है, कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहा है। और अलग अलग एयरलाइंस जो है, जो लोग एडिशनल फ्लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे हजारों संख्याओं में जो है लद्दाख के लोग दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में जो है स्टैंडर्ड रहते हैं। ऐसे में गरीब लोग, खासकर बुजुर्ग लोग, पेशेंट लोग बहुत तकलीफ में होते हैं। और ग्राउंड के स्टाफ, अलग अलग एयरलाइंस के ग्राउंड के स्टाफ के मिस हैंडल के कारण से उनको और भी तकलीफ होता है। ना उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ना वहां पे खाना पानी कुछ नहीं मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, कम से कम अगर डेली फ्लाइट कैंसिल होता है, वेदर के कारण से होता है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पैसेंजर को ठीक तरह से डील किया जाए और तुरंत जितना हो सके जल्दी से जल्दी एडिशनल फ्लाइट्स प्रोवाइड किया जाए। और मेरे आपसे यह भी मांग है आपके माध्यम से, जो एग्जॉर्बिटेंट एयर फेयर है, जो कुछ फ्लाइट्स जो है इसके दुरुपयोग करते हैं, इसके गलत फायदा उठाते हैं और टिकट जो है तुरंत ऊंचा कर देते हैं, जिसका कीमत आज अभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक जो है टिकट का बिक्री करते हैं एयरलाइंस वाले, जिसके चलते हमारे पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होते हैं, जिसको जान बचाने के लिए तुरंत दौड़ना होता है। स्टूडेंट्स का कल 20 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है, स्टूडेंट लोग फंसे हुए। और आपके माध्यम से ये भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कंसर्न अथॉरिटी से, एग्जॉर्बिटेंट एयर फेयर को कम करे और नुब्रा और कारगिल के लिए आर्मी के जो एयर सर्विस चलते थे वो तुरंत रिवाइव करने की आवश्यकता है, जिसके चलते जितने भी जो पैसेंजर्स हमारे फंसे हुए हैं, उसमें टूरिस्ट है, उसमें आर्मी के जो वेटरन्स है, हमारे पेशेंट्स है, पिलग्रिम्स है, ओल्ड एज है, उनको तुरंत एवैक्यूट करने के सरकार इस पे गौर फरमाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन कर, बहुत धन्यवाद। कर दें, स्लिप भिजवा दीजिए प्लीज, सेंड योर स्लिप। Thank you, Chairman, sir. The plight of paddy growers of Kerala is worsened by the reluctance of the central government to allot its portion of 580 crores and state government's non-payment of 460 crores towards the sum required to be disbursed through Supplyco for paddy farmers in Kerala and banks consortium deducting its previous loan liabilities of Supplyco from the current tranching of allocation. The paddy farmers of Kuttanad, Kerala, belongs to my constituency, are yet to be paid a sum of rupees 53 crores towards payment of rice procured, and similar situation is threatening the very survival of paddy farmers of Kerala.